हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम ऑन टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज BNSS एक्ट में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन नंबर 103 से लेकर के सेक्शन नंबर 110 विद एन प्रॉपर एग्जाम्पल। एंड आज के ये सारे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से समझना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 103 की। माय डियर फ्रेंड्स, ये सेक्शन में पता क्या बताया गया है। अगर किसी भी जगह या किसी भी के घर पर पुलिस को सर्च करनी है तो पुलिस के क्या राइट्स होंगे, उसके पास क्या क्या पावर्स होंगी, पुलिस कैसे बिहेव कर सकती है, ये सब कुछ हमें ये सेक्शन में बताया गया है। लेकिन हम एक प्रॉपर स्टोरी बना करके ये सेक्शन को अच्छे से समझेंगे। तो एज पर आर स्टोरी, पुलिस को ये खबर मिली है कि मिस्टर ए के घर पर इलीगल वेपन है। पुलिस के पास है सर्च वारंट। तो सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली पुलिस जाएगी मिस्टर ए के घर पर। मिस्टर ए को वो सर्च वारंट दिखाती है और कहती है कि हमें अंदर एंटर करने दीजिए, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मिस्टर ए जो घर का ऑनर है वो अब लीगली बाउंड हो गया है कि वो पुलिस को मना नहीं कर सकता है। उसे पुलिस को अपने घर के अंदर आने देना पड़ेगा और सर्च करनी देने पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए वो जो मिस्टर ए है वो ऐसे ढीठ बन के खड़ गया, हाँ जी, क्या, मैं नहीं अपने घर पे आने दूंगा आपको, जाइए। तो फिर यहाँ पर पुलिस सबसेक्शन 2 का यूज करते हुए अपनी फोर्स का यूज कर सकती है। मतलब कि हमने अभी अभी देखा मिस्टर ए ऐसे ढीठ बन के खड़ गया है या फिर वो भागने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर पुलिस क्या करेगी, घर की विंडो तोड़नी पड़े, दरवाजा तोड़ना पड़े, लॉक तोड़ना पड़े, जो भी करना पड़े वो करेगी एंड घर के अंदर एंट्री करेगी। यहाँ पर पुलिस ने अगर मान लो मिस्टर ए के घर का दरवाजा दिया तोड़, तो पुलिस को गलत नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली तो पुलिस ने सर्च वारंट दिखाते हुए शांतिपूर्वक ही बोला था कि घर में एंट्री करने दो। मिस्टर ए ही ढीठ बनकर खड़ा था, तो दैट्स व्हाई सबसेक्शन 2 ने पुलिस को पावर दे दी, कर लीजिए अपनी फोर्स का यूज। अब मान लो क्या हुआ, कहानी में आगे बढ़ते हैं। पुलिस ने एंट्री कर ली है दरवाजा तोड़कर। जब पुलिस ने अंदर एंट्री करी, पुलिस का सीधा ध्यान गया मिस्टर बी के ऊपर। पुलिस देखती कि इस बंदे ने ना अपने पॉकेट में कुछ छुपाया रखता है जो इलीगल है। अब यहाँ पर अगर पॉकेट में छुपा है तो नो डाउट इस बंदे की ही पर्सनली सर्च करनी पड़ेगी ना, तो पुलिस सर्च कर सकती है। लेकिन मिस्टर बी की तरफ से ध्यान गया ही था कि साथ ही साथ मिसेस सी के ऊपर भी ध्यान चला गया। अब मिसेस सी तो वुमेन है एंड एक फीमेल की तलाशी तो मेल कांस्टेबल कर नहीं सकता, तो यहाँ पर जो फीमेल कांस्टेबल है वही उस मिसेस सी की तलाशी ले सकती है। ये क्लियर हुआ। लेकिन लेकिन पुलिस को लगता है कि हम जो भी इनके सर्च कर रहे हैं ये घर की, यहाँ पर यार कोई गवाहकार भी तो होना चाहिए कि पुलिस आई थी या सर्च हुई थी। तो पुलिस यहाँ पर अब 2 इंडिपेंडेंट पर्सन को बुला सकती है जो घर के नहीं है, लेकिन हाँ वो पड़ोसी हो सकते हैं, जो कि न्यूट्रल बंदा होगा। लाइक वो ऐसा नहीं होगा कि मिस्टर ए के फेवर में ही बोलता चला जाएगा या उसके साथ देगा, पुलिस को रोकेगा, ऐसा नहीं। जो न्यूट्रल पर्सन है, जो मोहल्ले के एरिया के इज्जतदार लोग होते हैं, उनको बुलाएगी। अगर मिस्टर ए के खुद के एरिया से कोई नहीं मिलता तो वो दूसरे एरिया से भी 2 लोगों को बुला सकती है पुलिस। यहाँ पर पुलिस उन लोगों को फ्रेंड्स रिटर्न नोटिस भेज सकती है कि आप आइए, हम मिस्टर ए के घर पर क्या है तलाशी ले रहे हैं, आप आकर विटनेस बनिए। मान लीजिए वो 2 लोग हैं, पिंकू एंड चिंकू, वो दोनों आ गए हैं, वो अब विटनेस है। अब उनके सामने क्या है, पुलिस सर्च करेगी। ठीक, वही अब कहानी में आगे बढ़ते हैं हम और थोड़ा। अब देखो, पहले तो पर्सनल सर्च हुई थी लोगों की, मिसेस सी की एंड मिस्टर बी की। वो तो यार पुलिस का ध्यान चला गया था तो उनकी भी सर्च हो गई। मेनली तो पुलिस घर को सर्च करने आई थी ना, तो पुलिस क्या करेगी, अब हो जाएगी शुरू पूरे घर की तलाशी करना। अब मान लीजिए पुलिस को अलमीरा से मिली पिस्तौल, बेड के नीचे से मिला कैश, इस तरह से उसको चीजें मिलनी शुरू हो गई है। पुलिस रिटर्न लिस्ट बनाएगी एक और लिखेगी कि उसको कौन सी जगह से कौन सा सामान मिला है।
उस लिस्ट पर वो जो दो गवाह कर आए हैं ना, पिंकू एंड चिंकू, इनके भी सिग्नेचर होंगे, क्योंकि वो दोनों विटनेस है कि हाँ पुलिस को ये सामान मिस्टर ए के घर से ही मिला है, तो उन दोनों के भी सिग्नेचर होंगे उस रिटर्न लिस्ट में। एंड उस रिटर्न लिस्ट की एक कॉपी जो है वो पुलिस मिस्टर ए को भी दे देगी। अब उसको क्यों देंगी? अगर मान लो मिस्टर ए कल को ये भी तो बोल सकता है, ये जो एक चीज लिखी हुई है ना, मान लो रोड लिखी, किसी घर से रोड मिली है, ये तो हमारे घर से मिली भी नहीं थी, पुलिस ने तो एमए लिख दिया है, ताकि बाद में वो बंदा इस तरह की हरकतें न शुरू कर दे। तो कहते हैं पहले ही अभी जो लिस्ट बनाई है ना, उसकी नजरों के सामने बनाई है, विटनेस की नजरों के सामने ही बनी है वो लिस्ट। तो वो जो घर का मेंबर है ना, जो वो ऑनर है, उसको भी अपने साथ में एक कॉपी दे दो कि देख ये कुछ ही हमने लिया, कुछ फालतू में नहीं हमने लिखा है, जो सामान मिला है वही लिखा है। ठीक। अब वो जो भी सर्च है, नो डाउट हमें पता है वो विटनेस के सामने तो होती ही है, उस वक्त घर के बंदे भी मौजूद ही हैं। ठीक, तो मतलब उनकी भी नजरों के सामने ही हो रहा है, बस वो बीच में दखल अंदाजी कुछ नहीं करते हैं। कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, ये तो थी बात अलमीरा से पिस्तौल मेरी, बेड के नीचे से कैश मिला, उसकी रिटर्न लिस्ट। हमने बात करी थी मिस्टर बी की भी तलाशी हुई है, मिसेस सी की भी तलाशी हुई है। अब इन पर्सन से मान लीजिए मिस्टर बी की पॉकेट से भी कुछ गलत चीज मिली है, मान लो क्या मिला हो सकता है यार, जो भी कुछ इलीगल चीज है जो मिली है, मान लो नकली नोट मिल गए, चलो ठीक, ये मिले हैं नकली नोट। अब पुलिस ना एक रिटर्न लिस्ट बनाएगी जिसमें लिखेगी कि मिस्टर बी करके एक पर्सन था, इसकी पॉकेट से हमें ये नकली नोट्स मिले हैं जो इलीगल है, और उसकी भी कॉपी क्या है मिस्टर बी को दी जाएगी कि देख तेरी पॉकेट से जो मिला है हमने वही लिखा है, कुछ भी फालतू में नहीं लिखा है, तो उसको भी कॉपी मिल जाएगी। अब ये सब तो हो गया, लेकिन अगर पिंकू एंड चिंकू, अब लास्ट सेक्शन में ये बात करी गई है कि पिंकू एंड चिंकू जो वो दो विटनेस थे, हमें पता है कि पुलिस इनको रिटर्न नोटिस भेज देती है कि आइए आप लोग और आकर के विटनेस बनिए। अगर पिंकू एंड चिंकू मना कर देते तो क्या होता यार? तो इनको ये एक्ट के तहत, ये सेक्शन के तहत ये माना जाता कि इन्होंने ऑफेंस करा है। यस, सेक्शन 220 के अकॉर्डिंगली ये एक ऑफेंस माना जाता। लेकिन अगर मान लो पिंकू ने मना करा बिना किसी मतलब के, आने का मूड नहीं था भाई साहब का, चिंकू ने मना करा बिकॉज उसे बहुत तेज फीवर था, तो मुझे बताओ इन दोनों में से किसको माना जाएगा कि इन्होंने ऑफेंस करा है? पिंकू को। क्यों? क्योंकि उसे बिना किसी मतलब के मना करा। चिंकू को नहीं माना जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके पास एक वैलिड रीजन था कि मेरे को बहुत तेज बुखार है, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो अगर मान लो अगर कैसे पुलिस ने आपको रिटर्न नोटिस भेजा है कि आइए विटनेस बनिए, तो अगर आपने नहीं आना है तो वैलिड रीजन होना चाहिए, बिना मतलब के अगर आप मना करेंगे बिना किसी रीजन के तो वो ऑफेंस माना जाएगा। सो आई होप मिस्टर ए के घर की कहानी ने आपको सेक्शन 103 अच्छे से समझा दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 104। ये सेक्शन अब हमें पता क्या बताएगा, अगर जो सर्च वारंट जारी हुआ है लेकिन वो लागू होगा किसी अनदर डिस्ट्रिक्ट या अनदर जगह पर, अनदर एरिया में, तो फिर वो जिस अनदर जगह पे वो वारंट जारी हुआ है और वहां से अगर सर्च के दौरान सामान मिल गया है, तो उस सामान को मैजिस्ट्रेट के पास कौन लेके जाएगा? अब ये सेक्शन बड़े ध्यान से समझना। पंजाब के दो शहर हैं, एक जलंधर एक लुधियाना। फ्रेंड्स, जलंधर वो जगह है जहां की कोर्ट ने सर्च वारंट जारी किया है। मेरे साथ साथ इस सेक्शन में बोलना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, एंड विदाउट स्किप करें ये सेक्शन समझना, तभी समझ आएगा। अब मेरे साथ बोलो, जलंधर कौन सी सिटी है जहां की कोर्ट ने क्या करा है? सर्च वारंट इश्यू करा है। ठीक, लेकिन जो सर्च है वो जलंधर में नहीं करनी है, वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में करनी है, जो कौन सी है? लुधियाना है। यस, तो बताओ मुझे कौन सी वो सिटी है जहां की कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, सर्च वारंट जारी किया है? यस, जलंधर की। सर्च कहाँ होनी है जल्दी बताओ? यस, लुधियाना में। ये कंफ्यूजन तो नहीं हुई ना अब? हाँ, अब मान लो लुधियाना में सर्च हुई है,
सर्च के दौरान सामान भी मिला है, गोल्ड मिला है, कैश मिला है, इलीगल डॉक्यूमेंट मिले हैं, ये सब मिल गया है। इसकी पुलिस प्रॉपर लिस्ट बनाएगी। क्या बनाएगी? प्रॉपर लिस्ट बनाएगी। कहाँ की पुलिस? सर्च कहाँ हो रही है? यस, लुधियाना में। तो लुधियाना की पुलिस ने प्रॉपरली बना दी है एक लिस्ट, जो भी सामान उन्होंने सीज करा है ना, उसकी लिस्ट बन गई है। अब वो जो सामान मिला है प्लस वो जो लिस्ट है, अब यहाँ पे दो बातें आएंगी। सिनेरियो नंबर 1, जो कि एक नॉर्मल रूल है, वो ये कहता है कि लुधियाना की पुलिस को वो जो सामान मिला है प्लस वो जो लिस्ट बनाई गई है, वो क्या करेंगे? जलंधर की कोर्ट के पास भेज देंगे। क्योंकि ऑर्डर किसने करा था? वारंट इशू किसने करा था? बताओ, जलंधर वाली कोर्ट ने। तो वो जलंधर वाली कोर्ट को भेज देंगे, लीजिए ये था आपका सामान और ये रही वो लिस्ट जो चीजें हमने सर्च मतलब सीज करी है। ठीक। सिनेरियो नंबर 2, दूसरे सिनेरियो में थोड़ी स्पेशल कंडीशन आ गई है। यहाँ पर मान करके चलिए जलंधर की कोर्ट लुधियाना से मान लो बहुत दूर है, लेकिन लुधियाना के पास उनका लोकल मैजिस्ट्रेट है। जो उनका लोकल मैजिस्ट्रेट है वो पास में है और लुधियाना की कोर्ट दूरी पर है। तो ऐसे वाले सिनेरियो में अब लुधियाना की पुलिस पता क्या करेगी? वो जो भी सामान मिला है प्लस वो जो भी लिस्ट बनाई गई है, जो भी लिस्ट बनाई गई है, उसको पहले अपने लोकल मैजिस्ट्रेट के पास भेज देगी। अब वो जो लोकल मैजिस्ट्रेट है वो देखेगा कि वारंट में जो चीजें मिली हैं, लिखी हुई हैं, वो इस लिस्ट के साथ मैच करती है कि नहीं, प्रॉपरली लिस्ट बनी है या नहीं, प्रॉपरली सारा सामान सीज हुआ है कि नहीं, वो ये सब देख लेगी। अगर वो लोकल मैजिस्ट्रेट को लगता है कि यार ये जो भी सामान मिला है कोई हमारे पास रीजन है तो है नहीं इसको अपने पास रखने के लिए, तो हम क्यों रखे, फिर वो लोकल मैजिस्ट्रेट क्या करेगी? उसको जलंधर वाली कोर्ट के पास से भेज देगी, ये लीजिए अपना सामान, हमें नहीं चाहिए, हमें जरूरत नहीं है, अपना सामान रखिए अपने पास। अब मैं इसको आपको एक देसी लैंग्वेज में एक देसी एग्जांपल के साथ समझाऊंगी, सो दैट अगर कोई थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन है ना तो वो भाग जाए। ठीक, चलो। अब मान लीजिए ये मेरा मोबाइल और ये जो है माइक। ठीक, मैं पंजाब में हूँ और दरअसल ये पता नहीं कैसे दिल्ली पहुंच गया यार, ये सब कुछ तो दिल्ली में है। अब मैंने क्या करा? वारंट इशू कर दिया कि चाहिए, दिल्ली में जाकर के ढूंढिए मेरा मोबाइल और माइक लाइए। वारंट में लिखा हुआ है कि माइक एंड मोबाइल लाना है। तो उन्होंने ढूंढ लिया, उनको ये मिल गया, तो उनके पास ये सामान आ गया, प्लस वो लिस्ट बना देंगे और लिख देंगे कि मोबाइल एंड माइक हमको मिल गया है, हमने इसे सीज कर लिया है। ठीक, अच्छा। अब पता क्या होगा? नॉर्मल केस में क्या होगा? वो इसको मेरे पास भेज देंगे, मुझे मिल गया माइक एंड ये मोबाइल एंड वो लिस्ट भी मिल गई जो उन्होंने बनाई थी। लेकिन अब सिनेरियो नंबर 2, मैंने वारंट इशू करा, उसमें लिखा कि मोबाइल एंड माइक चाहिए, उनको दिल्ली में ये मिल गया, उन्होंने इसकी लिस्ट भी बना डाली। अब मेरा घर तो बहुत दूर है दिल्ली से, लेकिन मेरे बुआ का घर पास में ही है, वो दिल्ली में ही है, लोकल ही है। तो उन्होंने क्या करा? वो लिस्ट एंड ये जो सामान था उनको भेज दिया, रख लीजिए, देख लीजिए। मेरी बुआ ने देखा कि हाँ वारंट में यही दो चीजें लिखी थी, ये दोनों चीजें मिल गई हैं, ठीक है, और इसे हमें कोई जरूरत भी नहीं अपने पास रखने की, क्योंकि हमारे पास अपना मोबाइल है, हमने इसका मोबाइल क्या करना है, माइक से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो उनके पास कोई रीजन था नहीं इसको रखने का, तो उन्होंने क्या करा? वो मेरी बुआ ने इसको मेरे पास भेज दिया। क्लियर हुआ? तो यही तो ये सेक्शन बोलता था कि जलंधर की कोर्ट ने दूसरी डिस्ट्रिक्ट की जगह पे बोल दिया कि जाके सर्च करके आओ, तो दूसरी जगह की पुलिस को जो भी सामान मिला वो इसकी लिस्ट बना डालेगी। नॉर्मल केस में क्या होगा? जिस कोर्ट ने ऑर्डर दिया था वो सामान उसी के पास भेज देगी। लेकिन अगर वो जिस कोर्ट ने ऑर्डर दिया था वो दूर है और उनका मैजिस्ट्रेट, लोकल मैजिस्ट्रेट पास में है, तो पहले वो सामान और लिस्ट लोकल मैजिस्ट्रेट को दे देंगे, फिर लोकल मैजिस्ट्रेट देखेगा कि हाँ सब कुछ ठीक भी है, प्लस हम इसको अपने पास रखने की जरूरत भी नहीं है, फिर वो लोकल मैजिस्ट्रेट क्या है? वारंट इशू करने वाली कोर्ट को वो सामान एंड लिस्ट दे देता है। सो आई होप सेक्शन 104 में कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो सच्ची में सही में जो आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड कमेंट करके बताना कि ये स्टोरीज के साथ सेक्शंस को समझना आपको कैसा लग रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 106। जरा इमेजिन करो, मेरे पास जो ये मोबाइल है ना, मान लो इसके 5-6 मोबाइल में एक साथ लेके चल रही हूँ, पुलिस का ध्यान पड़ गया, एक लड़की 5-6 मोबाइल लेके चल रही है,
पुलिस ने बोला, और बेटा इनका बिल दिखाओ। मैंने कहा बिल वो जरा वो मेरे घर पर है, अभी मेरे पास है नहीं। यार कोई क्यों कांपेगा जब कुछ गड़बड़ है। पुलिस को लगे तो काम पर ही, इसको तो हाथ पैर कांपने शुरू हो गए। बिल खा नहीं पा रही है, बहाने लगा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, पुलिस को अब शक पड़ जाएगा कि कहीं ना कहीं इसने जो ये इतने सारे मोबाइल पकड़ रखे हैं ये चोरी का सामान है। यहाँ पर सेक्शन 106 कहता है कि पुलिस के पास अब ये पावर है यहाँ पर कि वो, अब उसको कोर्ट के ऑर्डर लेने की जरूरत भी नहीं है, वो सीधा ये जो भी 5-6 फोन मेरे पास है उन्हें अटैच कर लेगी, अपने पास जब्त कर लेगी। क्यों? क्योंकि पुलिस को शक है कि ये चोरी का सामान है। शक क्यों पड़ा? बिल दिखा नहीं पाए, पुलिस के पूछते ही हाथ पांव कांपने शुरू हो गए डर के मारे। पुलिस को तो शक पड़ गया, तो उस शक के दायरे पर पुलिस फिर उस गुड्स को क्या है, जब्त कर सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए वो कोई जूनियर पुलिस का बंदा था, एक नॉर्मल कांस्टेबल था जो मतलब एसएचओ की रैंक से नीचे का ही था, अगर उसने ये चीज जब्त करी होती ये मोबाइल, तो वो क्या करता फिर? वो फ्रेंड्स ये करता कि वो एसएचओ को इन्फॉर्म करता तुरंत कि ऐसे एक जगह पे इस रोड पर एक ऐसे एक नाम की लड़की थी, उसके पास ये मोबाइल थे जो मैंने जब्त कर लिए हैं। उसको प्रॉपर बताना पड़ेगा, एसएचओ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग। तीसरी बात, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं नहीं लेकिन कोई मिस्टर ए है और उनका ट्रक जब्त हो गया है। अब यार मोबाइल तो पुलिस अपने पुलिस स्टेशन में कहीं भी रख देगी, ट्रक रखने की उसके पास मान लो जगह भी नहीं है। पुलिस कहते हैं उसको अपने स्टेशन में कहाँ रखे हम। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसी चीज है जो पुलिस को लगता है कि हम अपने पास रख नहीं सकते, हम अपने पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते, तो वो ऐसा कर सकती है कि मिस्टर ए को बोल सकती है, पहले उससे बॉन्ड लिखवाएगी एक, कि तुम उसमें लिखो कि ये जो भी ट्रक है मैं फिलहाल अपने पास तो रख रहा हूँ, लेकिन जब भी कोर्ट में मुझे बुलाया जाएगा या इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाएगा या ट्रक को पेश करने के लिए बोला जाएगा तो मैं वहां पर टाइम पर हाजिर हो जाऊंगा। तो उस बॉन्ड के बेसिस पर फिर क्या होता है, वो ट्रक उसे ऑनर को ही दे दिया जाएगा कि अभी रख तू, लेकिन लीगल उसके ऊपर एक बनी रहेगी तेरी बाउंडिंग, एक बॉन्डिंग, लाइक तेरे को जब भी बोला गया तूने बॉन्ड प्रॉपर बनाई है तो तेरे को हाजिर होना पड़ेगा। ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए पुलिस को कोई रसगुल्ले के डब्बे मिल गए यार, अब रसगुल्ले के डब्बे ज्यादा दिन तक तो टिकेंगे नहीं, कुछ दिनों में वो खराब हो जाएंगे, या मान लो जो पेरिशेबल गुड्स हो जाते हैं, लाइक जो जल्द ही खराब हो जाते हैं, लाइक दूध का पैकेट हो गया, पनीर मिल गया या कुछ भी लाइक दैट। अब उनकी कीमत भी मान लो 500 रुपए की कम की है, तो मान लो पुलिस को 5 किलो दूध मिल गया और उसके ओनर का कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन है किसका है, ये पूरा का पूरा टोलू कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ उसकी कीमत भी देखिए कि 500 रुपए से कम की ही है, मान लो 300 रुपए का है मान लो, तो पुलिस क्या करेगी, उसको बेच देगी फिर सेल कर देगी। लेकिन अब सेल करके पैसा भी तो आएगा ना, वो पैसे का क्या होगा, वो पैसा फिर कहते हैं गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ही डिपॉजिट हो जाएगा। I hope section 106 clear. Now let's talk about section number 107. पिंकू बहुत खुश है कि उसने एक प्लॉट खरीद लिया, वाह वाह। लेकिन वो जो उसने प्लॉट खरीदा है वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी का रिजल्ट है। मतलब कि अगर आप कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हो, कोई भी प्रॉपर्टी, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आपके पास प्रॉपर्टी बनी इसी वजह से है क्योंकि आपने गलत काम करा था, इलीगल वर्क करा था, वहां से जो भी पैसा आया उसके जरिए ही आपके पास वो प्रॉपर्टी है इस वक्त। पिंकू के पास जो प्लॉट है वो भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी का ही रिजल्ट है। पुलिस को पता चल चुका है। अब पुलिस उस प्लॉट को जब्त करना चाहती है, लेकिन करे तो करे कैसे? यहाँ पुलिस क्या करेगी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस की रिटन अप्रूवल लेकर के कोर्ट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को क्या है, वो एप्लीकेशन देगी कि हम पिंकू के इस प्लॉट को जब्त करना चाहते हैं। अब यहाँ पर वो कोर्ट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या करेगी वो सुनो। वो जो कोर्ट है वो पिंकू को 14 डेज का टाइम दे देगी, नोटिस दे देगी कि 14 डेज के विदिन तुम अपने आप को सही साबित कर दो कि ये प्लॉट जो है वो एक नेक कमाई से कमाई हुई एक मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक, तुम अपने आप को, तुम्हें हम 14 डेज देते हैं, 14 डेज में अपने आप को सही साबित कर दो। लेकिन सबसेक्शन 3 बोलता है
अगर मान लीजिए पिंकू ने वो जो प्लॉट बनाया है वो उसने किसी और के नाम पे कर दिया, अपने किसी फ्रेंड के, किसी रिलेटिव के, किसी के भी। मान लीजिए पिंकू ने वो अपनी बहन के नाम पे कर रखा था, तो वो जो नोटिस है ना, वो पिंकू के साथ साथ फिर जिसके नाम पर वो प्लॉट है ना फ्रेंड्स, उसको भी मिलता है। अगर तो वो प्लॉट पिंकू के ही नाम पर होता फिर तो सिर्फ उसको ही नोटिस जाता, लेकिन क्योंकि वो प्लॉट पिंकू ने कर अपनी बहन के नाम पे रखा है, तो पिंकू के साथ साथ जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी होती है फिर उसको भी नोटिस मिलेगा। ठीक। अब सबसेक्शन 4 क्या कहता है? कहते हैं अगर जो वो कोर्ट है वो इस बात से कन्विंस्ड हो गई है कि यस, देखो कन्विंस्ड मतलब कैसे होगी वो जो कोर्ट है ना वो अक्यूज्ड की बात भी सुनेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स देखेगी, सब जांच पड़ताल करने के बाद ही अगर कोर्ट को लगता है कि यार ये बात सही है, ये जो प्लॉट पिंकू ने खरीदा है ये एक गलत काम का ही फल है, मतलब जिसने क्रिमिनल एक्टिविटी करी है उसी का रिजल्ट है ये, तो फिर क्या होगा, वो प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी। ठीक। एक तो ये रीजन से होती है कि वो मतलब कन्विंस्ड ही हो गई है सारी चीजों को देखते हुए। दूसरा, अगर मान लो जो पिंकू को हमने देखा ना कि 14 डेज का नोटिस मिला था, बोलो यस और नो? यस। लेकिन पिंकू अगर मान लो वो 14 दिनों में जाता ही नहीं है कोर्ट के सामने, वो अपने आप को सही साबित करता ही नहीं है, तो फिर ऐसे सिनेरियो में भी कोर्ट ने देखा 14 डेज वेट हो गया, बहुत हो गया, वो अपना पक्ष रखने नहीं आया, तो दैट मींस वो गुनहगार ही है। तो ठीक है, फिर यहाँ पे कोर्ट क्या है, कर देगी इस बात को, ऑर्डर निकाल देगी कि कर लीजिए उसकी प्रॉपर्टी को जब्त। ठीक। तो दो रीजंस बन जाते हैं प्रॉपर्टी अटैच करने के। एक तो कोर्ट कन्विंस्ड होगी, मान गई सारे सबूतों को सब कुछ देखने के बाद। दूसरा, अगर वो पर्सन जिसको 14 डेज का नोटिस मिलना था वो नहीं जाता है अपना हक रखने सामने, तो भी फिर कोर्ट क्या ऑर्डर दे देती है कि उस प्रॉपर्टी को कर लीजिए अटैच। ठीक ना। सबसेक्शन 5 क्या कहता है, इसको बड़े ध्यान से सुनना। नॉर्मली हम समझ चुके हैं कि हमारे इस एग्जाम्पल में कोर्ट पिंकू को पहले 14 डेज देगी। कितने डेज देगी बोलो? यस, 14 डेज देगी कि 14 डेज में भाई अपने आप को सही साबित कर दे। लेकिन सबसेक्शन 5 बोलता है अगर कोर्ट को पता है कि वो जो पिंकू है बड़ा शातिर बंदा है भाई, उसको अगर हम इतने दिन दे दिए ना, 14 डेज दे दिए कि सही साबित करने के लिए, वो तिकड़म लगाएगा कोई ना कोई, वो उस प्रॉपर्टी को बेच देगा किसी और, मतलब कुछ ना कुछ कर देगा। तो फिर ऐसे केस में कोर्ट को लगता है कि इसको इतने दिन देना सेफ नहीं है, पहले ना इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सेफ कर लो इससे पहले कि किसी को बेच दे या ऐसा कुछ कारनामा कर दे। तो यहाँ पर कोर्ट पता है क्या करेगी, टेम्पररी ऑर्डर दे देगी, पिंकू को नोटिस देने के पहले ही, नोटिस नहीं देगी, पहले उसको टेम्पररी ऑर्डर दे करके अटैच करवा लेगी उस प्लॉट को। ठीक। अटैच हो गई तो कहीं ना कहीं वो कानून के हाथों में ही आ गई वो प्रॉपर्टी। बोलो यस और नो? यस। अब बाद में क्या करेगी, वो पिंकू को नोटिस देगी, बताएगी कि अब तू अपनी बात रख, सामने क्या रखनी है, ऐसा क्यों करा। नॉर्मली तो पहले नोटिस मिलता है बाद में अटैच होता है, अगर कोर्ट कन्विंस्ड हो जाए तो। लेकिन यहाँ कोर्ट को लगता है कि 14 डेज यार, 2 हफ्ते, अगर हमने इस बंदे को इतना टाइम दे दिया ना, ये कर देगा गड़बड़ कोई ना कोई। तो कोर्ट को डर होता है कि फाइनल डिसीजन के पहले कहीं इस प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे, कुछ ऐसा कर ना दे। तो इसीलिए कोर्ट यहाँ पे पहले टेम्पररी ऑर्डर देती है उस प्रॉपर्टी को फ्रीज करने का। ठीक। बाद में वो अक्यूज्ड को बताती है, पिंकू को बताएगी कि अब तू हमको बता कि तू सही है या नहीं, अपने आप को साबित कर, अगर तू सही है तो। उसके बाद फिर फाइनल डिसीजन होता है कि ये प्रॉपर्टी लीगल है या नहीं। क्लियर हुआ 5th पॉइंट? हाँ, गुड। अब सबसेक्शन 6 क्या कहता है, देखो अगर मान लो कोर्ट में ये बात साबित हो गई कि यस, ये पिंकू का जो प्लॉट था ये इलीगल प्रॉपर्टी ही है, तो कोर्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर देगी। किसको? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर दे देगी कि मतलब हो सकता है पैसा कह दे कि इसको बेचो, जो भी पैसा आता है, जितने भी विक्टिम्स हैं, मतलब जिनको भी इस प्रॉपर्टी के चक्कर में नुकसान पहुंचा है, उन सब में वो पैसा क्या है, बांट दो इक्वली, जितना जितना बनता है उस हिसाब से बांट दो। मतलब कोर्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी ऑर्डर दे देगी कि जो भी पैसा बन रहा है ना, वो सारा का सारा जितने भी विक्टिम्स हैं, जिनका भी नुकसान हुआ था इसके चक्कर में, सबको वो पैसा बांट दो। वही अब सबसेक्शन 7 क्या बोलता है, देखो सबसेक्शन 6 में हमने समझा था कि कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर दिया था। क्या ऑर्डर दिया था जरा बताना? हाँ, कि वो जो भी विक्टिम्स हैं उनको सारा का सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करो, तो बांट दो उनमें। सबसेक्शन 7 बोलता है कि अब वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए या तो खुद या अपने ही किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर को बोलेगा कि 60 दिन के अंदर अंदर वो पैसा विक्टिम्स को बांट दो। तो यहाँ पे विक्टिम्स कौन लोग बन जाते हैं, देखो
अगर पिंकू ने वो पैसा कमाया है तो या तो उसने चोरी करके कमाया है, जिस भी घर में जहां से भी चोरी हुई थी वो पता करेंगे कि अच्छा ये बंदों के घर से चोरी हुई थी, उनको पैसा बांटो। जिनको भी धोखा दिया था, मान लो किसी से कोई धोखाधड़ी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था, वहां से पैसा इसने ले लिया, तो इस तरीके से पैसा तो इलीगल कमाया जाता है, या तो थेफ्ट के जरिए या चीटिंग के जरिए, फ्रॉड के जरिए, ये सभी तो तरीके होते हैं। तो जिन जिन को थेफ्ट के जरिए, फ्रॉड के जरिए, चीटिंग के जरिए नुकसान हुआ था, उन लोगों को उनका पैसा मिल जाता है। कोर्ट यहाँ पे ये ऑर्डर दे रही होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि उन लोगों को जिनको भी इसकी चीटिंग के चक्कर में नुकसान हुआ है ना, उनको उनका पैसा लौटा दो, दे दो। ठीक, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब बात करते हैं इसके सबसेक्शन 7 की। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा मैंने आपको अभी बताया कि ये बात पैसा आया कहाँ से, इलीगल थेफ्ट के जरिए, फ्रॉड के जरिए, चीटिंग के जरिए, ये सबसे आता है ना। अब ऐसे तो कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा और बोलेगा अरे ये पिंकू ने ना हमारे यहाँ चोरी कर दी, अरे इसने हमारे साथ धोखाधड़ी वाला कॉन्ट्रैक्ट करा था, वहां से पैसा आया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं आप जाकर के क्लेम करना शुरू कर दोगे। वो लोग पहले कहते हैं क्या, साबित करिए, क्लेम करने से पहले साबित करिए। तो अगर मान लो पहली बात कोई क्लेम करने नहीं आया कि हमें पैसा चाहिए, दूसरी बात जो क्लेम कर रहा है लेकिन वो साबित नहीं कर पा रहा है, तीसरी बात जितने भी लोगों ने क्लेम करा था साबित भी हुआ कि हाँ वो सच्ची में बनते हैं पैसे लेने उनके, सबको पैसे बांट भी दिए लेकिन अभी भी पैसे बच गए, तो ऐसे वाले सिनेरियो में फिर वो जो भी पैसा होता है वो गवर्नमेंट के पास फॉरफिट हो जाता है, उधर चला जाता है। ये भी क्लियर। हमने इसमें एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, कहते हैं कि सेक्शन ये वाले में जो भी प्रॉपर्टी या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब है ना, वो सेम वही है जो सेक्शन 111 के क्लॉज डी में दिया गया है। ठीक, ये सेक्शन भी क्लियर। गुड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 108। बहुत सीरियस मामला है। क्या मिस्टर ए के घर पर लगता है कि इलीगल वेपन्स छुपाए गए हैं, फेक करेंसी है, बहुत सेंसिटिव मामला है। नॉर्मली हम जानते हैं जो मैजिस्ट्रेट है, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो गया या एसडीएम हो गया या फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हो गया, इनके पास पावर रहती है वारंट इशू करने की, सर्च वारंट इशू करने की। एंड हम जानते हैं कि पुलिस क्या करती है, वो वारंट लेती है, घर है, शॉप है, गोडाउन है, जहां भी जाना है सर्च करने उस प्लेस पे पहुंच जाती है वारंट लेके एंड सर्च शुरू कर देती है। मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है यार, इलीगल वेपन्स हमारी कंट्री के अगेंस्ट यूज हो सकते हैं, फेक करेंसी हमारी कंट्री के पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी खतरनाक है ये सब कुछ। उसको लगता है कि यार सिर्फ पुलिस नहीं, मैं सिर्फ वारंट इशू करके बात नहीं खत्म करूंगा, मैं खुद वहां मौजूद होगा जब सारी सर्च हो रही होगी। तो सेक्शन 108 ये बोलता है कि नॉर्मली तो हमें पता है मैजिस्ट्रेट पुलिस को वारंट इशू कर देता है, पुलिस ही जाती है सर्च करने। यहाँ पर पुलिस प्लस मैजिस्ट्रेट खुद प्लस विटनेस हमको पता है वो भी रहते हैं। इन तीनों की मौजूदगी में, दोबारा बोलो कौन कौन, एक पुलिस, दूसरा कौन, यस मैजिस्ट्रेट, तीसरा कौन, विटनेस जो होते हैं। ये लोगों की मौजूदगी में ही अब मिस्टर ए के घर में सर्च होगी। तो इतना ही है कि मैजिस्ट्रेट खुद भी मौजूद हो सकता है सर्च के दौरान, वो ऐसा भी ऑर्डर दे सकता है कि मैं भी वहां पर होऊंगा तभी सर्च होगी। क्लियर। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 9। मान लीजिए मिस्टर ए के अगेंस्ट एक फ्रॉड केस चल रहा है, कोर्ट के सामने मान लीजिए इसको एक एविडेंस के रूप में पेश किया गया है। जब कोर्ट इस एविडेंस को देखती है, कोर्ट समझ जाती है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग, तो कोर्ट इस एविडेंस को इम्पाउंड कर लेगी। ये इम्पाउंड क्या है, मतलब कि कोर्ट इसको अपने पास टेम्पररी जब्त करके रख लेगी जब तक कि प्रॉपर फाइनल डिसीजन ले नहीं लिया जाता, वो इसको जब्त कर लेगी कोर्ट अपने पास। इसको ही इम्पाउंड बोलते हैं। लेकिन इसको कोर्ट को अपने पास रखने की क्या जरूरत पड़ गई, सो डैट कोर्ट को ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है यार, इसको कोई बदलने की कोशिश ना करे, इसको कोई डिस्ट्रॉय ना कर दे, कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसको मिटाने की कोशिश ना करे। दैट्स वाई कोर्ट क्या करती है ऐसे केस में, कुछ चीजें, कुछ सबूत जो कि कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए गए थे उनको टेम्पररी अपने पास जब्त करके रख सकती है। और जब एक कोर्ट टेम्पररी किसी एविडेंस को अपने पास जब्त करके रखती है उसी को हम इम्पाउंड बोलते हैं। ये सेक्शन में इतना ही बताया गया था, आई होप क्लियर। लेकिन अब 110 सेक्शन को बड़े ध्यान से समझना।
ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 110। फ्रेंड्स, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। एंड अगर आपको सारे एक्स की फुल प्लेलिस्ट चाहिए तो मेंबरशिप ज्वाइन करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग ₹89 वाला प्लान बाय नहीं करेंगे, वो आपके लिए नहीं है। आप लोगों के लिए ₹199 वाला जो प्लान है ना, वो है, आप उसे बाय करेंगे एंड आपको सारा सिलेबस उसमें कवर करवाया जाएगा। सो डोंट वरी, बहुत कम है ये प्राइस, बहुत कम है। लोग इस एग्जाम के कोर्सेज 10-20 हजार में बेचते हैं, ठीक। एंड यहाँ पर ओनली पर मंथ ₹199। अगर आप 6 महीने भी कोर्स प्रिपेयर करते हो ना, तो वो भी 10,000 तक नहीं पहुंचेगा। सो ज्वाइन कर सकते हैं, इतने सस्ते में ये कोर्स की प्रिपरेशन और कहीं नहीं होगी। सो एक्सप्लेनेशन का स्टाइल वो सब तो आपके सामने ही है, तो ठीक है, चलो फिर समझते हैं कि सेक्शन 110 क्या बोलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले ना आपको 3 चीजें बड़े ध्यान से समझनी है, ठीक। सबसे पहले तो प्रोसेस की जो बात होगी इस सेक्शन में, प्रोसेस यहाँ पर 4 तरह की बात हो रही है। सबसे पहले, अगर आपने किसी को अरेस्ट का ऑर्डर दिया है उसकी बात होगी। दूसरा यहाँ पे प्रोसेस बोला गया है, किसी को तलाशी का ऑर्डर, सर्च वारंट दिया है वो। तीसरा प्रोसेस बोले तो डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया है। फोर्थ बोले तो नोटिस पे बुलाया है। ये 4 तरह की बातों को यहाँ पे प्रोसेसेस बोला गया है, ठीक। सेट टेरिटरी किसको बोला गया है? दूसरी बात, वो इसका मतलब है जहां पर इंडिया के एरिया में ये एक्ट लागू हो रहा है ना, उसी को बोला गया है, ठीक। तीसरी बात, यहाँ पर कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट स्टेट का मतलब क्या है? इंडिया का जिस फॉरेन कंट्री के साथ लीगल अग्रीमेंट है ना, उसे कॉन्ट्रैक्ट स्टेट बोला गया है। अब वो यूएसए हो सकती है, यूके हो सकता है, यूएई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसके साथ लीगल अग्रीमेंट है उसे ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट स्टेट बोला गया है। इतना क्लियर? अब आगे बड़ा ध्यान से सुनना, इसको पॉइंट को ध्यान से समझना, तभी समझ में आएगा कि आगे सेक्शन क्या बोल रहा है, ठीक। ये सेक्शन को फ्रेंड्स 2 तरीकों से डिवाइड किया गया है, बड़े ध्यान से सुनना। पहला, इंडियन कोर्ट बाहर ऑर्डर दे रही है। क्या कर रही है? ऑर्डर दे रही है। मतलब कि अब वो अलग स्टेट में भी हो सकता है, अलग कंट्री में भी। एग्जाम्पल सुनना, इंडिया में पंजाब स्टेट है, पंजाब स्टेट गुजरात, मतलब पंजाब स्टेट की जो कोर्ट है वो गुजरात स्टेट की कोर्ट को ऑर्डर दे रही है, ऑर्डर, ठीक। मतलब एक स्टेट दूसरी स्टेट की कोर्ट को क्या दे रही है? ऑर्डर। या फिर इंडिया की कोर्ट कनाडा में ऑर्डर दे रही है। पहले पार्ट में ये चीज है। दूसरे में हम समझेंगे रिसीव, मतलब कि अब इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे? पंजाब स्टेट की कोर्ट गुजरात स्टेट को ऑर्डर नहीं देगी, गुजरात स्टेट की कोर्ट का ऑर्डर रिसीव करेगी। क्लियर? इंडिया कोर्ट कनाडा को ऑर्डर दे नहीं रही। पार्ट 2 में क्या समझ रहे हैं? कनाडा से इंडियन कोर्ट ऑर्डर रिसीव कर रही है। देसी लैंग्वेज में समझना है। हाँ, पार्ट 1 में मैं आपको बोल रही हूँ BNSS एक्ट की सीरीज रेडी करो, मैं ऑर्डर दे रही हूँ। पार्ट बी में इसका उल्टा हो जाएगा, आप मेरे को बोल रहे हो, मैं आपसे ऑर्डर रिसीव कर रही हूँ कि BNSS एक्ट की सीरीज को रेडी करो। समझ गए? यस। अब पार्ट 1 समझे। पार्ट 1 में सबसे पहले हम समझेंगे जब पंजाब कोर्ट गुजरात कोर्ट को ऑर्डर भेजेंगे। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि वो किसी भी वजह से ऑर्डर भेज सकती है, अरेस्ट करने के लिए, नोटिस के लिए, डॉक्यूमेंट्स मंगवाने के लिए या सर्च वारंट के लिए, राइट। हम अपने एग्जाम्पल में लेके चलते हैं। मिस्टर ए एक अक्यूज्ड है जिसको पंजाब कोर्ट क्या है, सर्च वारंट भेजना चाहती है। लेकिन वो जो अक्यूज्ड है ना मिस्टर ए, वो तो पंजाब में रहता ही नहीं है, वो तो गुजरात में रहता है। तो ऐसे केस में अब क्या होगा, आप समझ रहे हो? यस। जो पंजाब स्टेट की कोर्ट है ना, वो सेंट्रल वारंट का जो ये ऑर्डर है इसके 2 कॉपीज बना लेगी। बनाई उसने, वो कॉपीज को अब वो भेजेगी किसको? गुजरात की कोर्ट को। लेकिन कैसे भेजेगी? या तो पोस्ट के जरिए, या जो भी ऑफिशियल चैनल है, मतलब मीडियम है जिसके जरिए वो भेज सकती है, उसके जरिए वो भेज देगी।
ऑर्डर की 2 कॉपीज भेज दी उसने, लेकिन किसको भेजी है? गुजरात कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, वो मतलब मैजिस्ट्रेट या जज को उसने भेज दी। अब जब वो उनके पास ऑर्डर पहुंच गया, वो उस सर्च वारंट के ऑर्डर को बिल्कुल वैसा ही सर्व करेंगे, मान लो उनका अपना खुद का ही ऑर्डर है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं इस एक्ट के नोट्स बना दो, आप ये देखोगे इसने बोला जैसे बनते बनने तो नहीं, जैसे वो आपका आपका खुद का काम हो, बिल्कुल शिद्दत के साथ आप अपना काम समझ के करोगे ना, बिल्कुल वैसे ही जब कहते हैं एक स्टेट की कोर्ट दूसरे स्टेट की कोर्ट को ऑर्डर भेजती है ना, तो वो जो दूसरे स्टेट को ऑर्डर को सर्व करेगी ना, तो वो उसको बिल्कुल अपना ऑर्डर समझते हुए ही करेगी। ये क्लियर हुआ? हाँ। दूसरा पॉइंट ना बड़े ध्यान से सुनना। अब ना हम बात करेंगे जब एक्यूज्ड इंडिया के बाहर है, वो है हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि इंडिया का उसके साथ लीगल अग्रीमेंट है। मान लीजिए मिस्टर ए जो एक्यूज है वो दुबई में है, एंड इंडियन जो कोर्ट है वो उस एक्यूज को अरेस्ट वारंट करना चाहती है, भेजना चाहती है, बट वो दुबई में है। आप सोच रहे होंगे जैसे पंजाब की कोर्ट ने गुजरात की कोर्ट को क्या है सीधे सीधे वो ऑर्डर की कॉपी भेज दी थी, ऐसे यार फॉरेन की कोर्ट को भेज दो। बस यही गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट आप फॉरेन की कोर्ट को कहते ऑर्डर नहीं दे सकते हो, तो भाई इनको कैसे ऑर्डर देना है? सुनो बड़े ध्यान से। यहाँ पर इंडियन कोर्ट है, वो एक्यूज्ड मिस्टर ए को अरेस्ट वारंट देना चाहते हैं, बट वो एक्यूज्ड दुबई में है, इंडिया का उनके साथ लीगल अग्रीमेंट भी है। तो यहाँ पर अब इंडियन कोर्ट क्या करेगी, पहले इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी फॉर्मेट बता रखा है उस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए ही वो अरेस्ट वारंट तैयार करेगी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए फिर वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए ही वो जो ऑर्डर की कॉपी वगैरह होती है ना, वो फॉरेन की कोर्ट को भेजी जाएगी, मतलब दुबई की कोर्ट को जाएगी। फिर वहां के पुलिस उस अक्यूज्ड मिस्टर ए को अरेस्ट करेगी, और वो बिल्कुल वैसे ही सब करेगी जैसा मान लो उनका अपना खुद का ही वो ऑर्डर हो। क्लियर हुआ? तो बस इतना फर्क है। जब आप दूसरे कंट्री की बात करेंगे तो फिर जो भी आपने वो वारंट वगैरह तैयार करना है, आप अपने देश की गवर्नमेंट के फॉर्मेट को यूज करते हो, भाई गवर्नमेंट के जरिए ही आप उस ऑर्डर की कॉपी फॉरेन कोर्ट को भेजोगे, आप डायरेक्ट नहीं भेज सकते। जब हम अपने ही देश की स्टेट्स की बात कर रहे थे तब तो हम डायरेक्टली जज को और मैजिस्ट्रेट को भेज पा रहे थे, लेकिन फॉरेन कंट्री के केस में ऐसा नहीं होगा, ये याद रखना। ठीक, अब बात करते हैं पार्ट बी की। अब सब उल्टा हो जाएगा। अब पंजाब की कोर्ट गुजरात कोर्ट से क्या है, हाँ ऑर्डर रिसीव करेगी। ऑर्डर कोई भी हो सकता है, अरेस्ट का, सर्च का, डॉक्यूमेंट्स का, ये सब। ठीक, अब बिल्कुल अब सेम बातें लागू होंगी, सेम। ठीक, मतलब बस उल्टा हो गया है कि अब पंजाब की कोर्ट नहीं ऑर्डर भेज रही, पंजाब की कोर्ट गुजरात कोर्ट से ऑर्डर रिसीव कर रही है। इंडियन कोर्ट दुबई में नहीं बल्कि दुबई से वो ऑर्डर को रिसीव कर रही है, तो सेम बात लागू होगी कि जब आप ऑर्डर को रिसीव कर रहे हो तो उसको बिल्कुल वैसे ही सर्व करोगे जैसे कि वो आपका खुद का ऑर्डर हो। क्लियर? अब आगे बात करते हैं। आगे ये बताया गया है अगर तो अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट हुआ है या कोई पर्सन अरेस्ट हुआ है, ठीक है, तो उस केस में पता क्या होगा, सेक्शन 82 83 के जो भी प्रोसीजर्स है उसको उस तरीके से ही डील किया जाएगा। मतलब कि डिक्लेयर ऑफेंडर, प्रॉपर्टी अटैचमेंट वाले जो रूल्स होते हैं ना वो फॉलो किए जाएंगे। लेकिन अगर सर्च वारंट एग्जीक्यूट हुआ है तो उस केस में सेक्शन 104 के जो भी प्रोसीजर्स है ना उस चीज को उसके अकॉर्डिंगली हैंडल किया जाएगा। मेनली बस यहाँ पे इतना ही बताया गया था। अच्छा, अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लीजिए किसी फॉरेन कंट्री ने क्या है इंडिया में सर्च वारंट भेजा है, मतलब एग्जीक्यूट वो हुआ है, तो अब इंडियन पुलिस से उसको एग्जीक्यूट करेगी। मान लीजिए फॉरेन जो कंट्री थी उसने मुंबई में सर्च वारंट भेजा है, तो वहां पे एग्जीक्यूट होगा। तो मुंबई पुलिस को अब जो भी सर्च वारंट में चीजें लिखी थी कि उन्होंने बोला कि ये सब कुछ हम मुंबई में ही है, हमें पता है कि मिलेगा तो आप सर्च कर लीजिए, तो उन्होंने सर्च शुरू कर दी। मान लीजिए अब जो भी वो कैश था या जो भी इलीगल डॉक्यूमेंट्स थे वो मुंबई पुलिस ने सर्च करे एंड उनको मिल गए। अब जो हमें मिला है तो उनको वापस भी तो उनकी वो सामान भेजना है ना हमें, तो हमें तो सिर्फ सर्च करने के लिए बोला गया था, सर्च करिए सीज करिए, तो उनको वापस भी तो भेजना है ना उनका सामान। तो वो जो भी मिला है ना फ्रेंड्स, वो डायरेक्टली हमें पता है हम फॉरेन कंट्री को भेज नहीं सकते वहां की कोर्ट को। तो इस केस में भी बड़े ध्यान से सुनना, अगर फॉरेन कंट्री ने हमें ऑर्डर, हम क्योंकि रिसीविंग की ही बात कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री ने इंडियन कंट्री की कोर्ट को बोला था
सर्च ब्लड भेजा था कि मुंबई करके जो आपकी है ना, वहां पर आप सर्च करिए। तो सर्च करा, चीजें सीज हो गई। अब मुंबई की पुलिस ने जब वो सारा काम करा है तो वापस भी तो भेजना है उनको। तो वो क्या करेगी, डायरेक्टली नहीं भेजेगी। कैसे भेजेगी, हाँ, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसके जरिए, उसके थ्रू ही वहां भेजा जाएगा। डायरेक्टली मुंबई पुलिस वो फॉरेन कंट्री के कोर्ट को नहीं भेजेगी। मुंबई की पुलिस क्या करेगी, वो जो भी चीजें सीज हुई है उसको अपनी गवर्नमेंट को दे देगी, फिर हमारी गवर्नमेंट का काम होगा उनको उनकी कोर्ट तक पहुंचा देने का। ठीक है, सेक्शन सभी को क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।